हेलो दोस्तों, 3 जनवरी 2026 को अमेरिका ने कैसा मिलिट्री ऑपरेशन किया जिसने पूरी दुनिया की जियोपॉलिटिक्स बदल दी। यूएस स्पेशल फोर्सेस ने वेनेजुएला के कैपिटल कैराकस में घुसकर प्रेसिडेंट निकोलस मदुरो और उनकी वाइफ सीलिया फ्लोरेस को उनके ही घर से कैप्चर किया। इस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व। लेकिन सवाल यह है कि अमेरिका ने इतना बड़ा रिस्क क्यों लिया और इसके पीछे की वजह क्या है। आज के इस वीडियो में हम सिर्फ न्यूज़ नहीं बल्कि इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट की गहराई को समझेंगे। क्या यह सिर्फ एक अरेस्ट था या किसी बड़े रिजीम चेंज की शुरुआत? चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले ये जान लीजिए कि अमेरिका ने मदुरो को एक लीडर नहीं बल्कि एक क्रिमिनल की तरह ट्रीट किया है। यूएस जस्टिस डिपार्टमेंट ने उन पर नार्को टेररिज्म के चार्जेस लगाए हैं। इल्जाम यह है कि मदुरो कार्टेल ऑफ द सन्स नाम का एक ड्रग सिंडिकेट चला रहे थे। अमेरिका का दावा है कि ये ग्रुप पिछले 20 से 25 सालों से अमेरिका में हजारों टन कोकेन भेज रहा था। यूएस अटॉर्नी जनरल पाम बॉन्दी के मुताबिक मदुरो ने अपनी सरकार और मिलिट्री का इस्तेमाल ड्रग ट्रैफिकिंग को प्रोटेक्ट करने के लिए किया। इसी वजह से यूएस ने उन पर $50 मिलियन का बाउंटी यानी कि इनाम भी रखा था। अब उन्हें न्यूयॉर्क लाया गया है जहां उन पर क्रिमिनल ट्रायल चलेगा। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म जो आपको यहाँ पर समझना चाहिए वो है डॉन रोड डॉक्ट्रिन। प्रेसिडेंट ट्रंप ने 19वीं सेंचुरी के मॉनरो डॉक्ट्रिन को रीब्रांड करके नाम दिया है। असल में मॉनरो डॉक्ट्रिन का मतलब है कि वेस्टर्न हेमिस्फेयर यानी कि अमेरिका और उसके पड़ोसी में किसी विदेशी ताकत का इंटरफेरेंस जो है वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ट्रंप ने इसे एक्सपैंड करते हुए कहा कि अब अमेरिका वेस्टर्न हेमिस्फेयर पर पॉलिटिकली और मिलिट्रली पूरा डोमिनेंस रखेगा। इस नए डॉन रो रूल के मुताबिक यूएस मिलिट्री का इस्तेमाल ड्रग्स रोकने के साथ साथ स्ट्रेटेजिक एसेट्स जैसे कि ऑयल रिजर्व्स पर कंट्रोल के लिए भी किया जा सकता है। ये अमेरिका की इंटरवेंशनिस्ट पॉलिसी का एक नया और अग्रेसिव चेहरा है शायद। बट बात सिर्फ इतनी ही नहीं है। इस पूरे इंसिडेंट के पीछे एक और बड़ा रीजन बताया जा रहा है। देखिए, वेनेजुएला के पास दुनिया के सबसे बड़े प्रूवन क्रूड ऑयल रिजर्व्स हैं, लगभग 300 बिलियन बैरल से भी ज्यादा। लेकिन खराब मैनेजमेंट और सैंक्शंस की वजह से वहां का प्रोडक्शन जो है वो बहुत कम हो गया था। कैप्चर के बाद प्रेसिडेंट ट्रंप ने साफ कहा कि हम अब ऑयल बिजनेसेस में भी हैं। यूएस का प्लान है कि अमेरिकन कंपनीज वेनेजुएला जाएंगी, वहां के पुराने ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर को रिपेयर करेंगी और उसके साथ ही साथ प्रोडक्शन भी बढ़ाएंगी। देखिए, इससे दो काम होंगे। सबसे पहला, ग्लोबल ऑयल सप्लाई पर अमेरिका का कंट्रोल जो है वो बढ़ेगा और दूसरा, वेनेजुएला की खराब इकोनॉमी को अमेरिकन तरीके से चलाया जाएगा। ये एक बड़ा फैक्टर है क्योंकि रिसोर्स कंट्रोल हमेशा से ही ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट्स की जड़ रही है। अब प्रेसिडेंट को अरेस्ट कर लिया गया है, यूएस ले आया गया है, तो सवाल है कि मदुरो के जाने के बाद अब वेनेजुएला को कौन चला रहा है। वहां की सुप्रीम कोर्ट ने वाइस प्रेसिडेंट डेल्सी रॉड्रिग्वेज को एक्टिंग प्रेसिडेंट बनाने का ऑर्डर दिया है। डेल्सी एक पॉलिटिकल वेटरन है और मदुरो की काफी वफादार रही हैं। लेकिन उनके बारे में एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि वो फ्रेंच एजुकेटेड टेक्नोक्रेट है। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने उन्हें एक मार्केट फ्रेंडली पर्सन की तरह देखा है जिनके साथ बिजनेस डील शायद आसान हो सकती है। हालांकि डेल्सी ने टीवी पर आकर इस कैप्चर को किडनैपिंग कहा है और मदुरो को ही असली प्रेसिडेंट बताया है। लेकिन एक्सपर्ट्स का मानना है कि वो फिलहाल अमेरिका और वेनेजुएला की मिलिट्री के बीच एक ब्रिज की तरीके से काम कर रही हैं। अब देखिए, ये तो हो गई वेनेजुएला और मदुरो की बात, बट ये पहली बार नहीं है जब अमेरिका ने किसी फॉरेन लीडर को इस तरीके से कैप्चर किया हो। ठीक 36 साल पहले 3 जनवरी 1990 को यूएस मिलिट्री ने पनामा के डिक्टेटर मैनुअल नोरिगा को अरेस्ट किया था। अगर हम दोनों की सिचुएशंस को कंपेयर करें तो सबसे पहले सिमिलैरिटीज पे बात करते हैं। दोनों पर ड्रग ट्रैफिकिंग के चार्जेस थे, दोनों यूएस के दुश्मन थे और दोनों के इलेक्शंस रिग्ड माने गए थे। आइए अब दोनों में डिफरेंसेस देखते हैं। नोरिगा को पकड़ने में 11 दिन लगे थे और यूएस ने साइकोलॉजिकल वॉरफेयर यानी कि लाउड म्यूजिक का इस्तेमाल किया था। लेकिन मदुरो का कैप्चर सिर्फ 30 मिनट्स के अंदर हुआ। यह दिखाता है कि अमेरिका की एक्स्ट्राडिशन कैपेबिलिटी कितनी एडवांस हो चुकी है। अब आगे बढ़ते हैं और इस ऑपरेशन की टेक्निकल तैयारी को समझते हैं। कोड नेम्ड ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व, इसमें 150 से ज्यादा यूएस एयरक्राफ्ट शामिल थे जिनमें F-22 रैप्टर्स और F-35 स्टेल्थ फाइटर जेट्स भी थे। यूएस स्पेशल फोर्सेस यानी कि डेल्टा फोर्सेस ने हेलीकॉप्टर्स के जरिए कैराकस में लैंड किया। सबसे पहले उन्होंने वेनेजुएला के इलेक्ट्रिकल ग्रिड और रेडार्स को जाम कर दिया ताकि वहां की एयर डिफेंस सिस्टम काम न कर सके। ये ऑपरेशन इतना सीक्रेट था कि यूएस कांग्रेस को भी इसकी जानकारी नहीं दी गई थी। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने इसे नेशनल सिक्योरिटी का मैटर बताया।
इस सर्जिकल स्ट्राइक में लगभग 40 से 80 लोगों की मौत की खबर है, लेकिन अमेरिका का मकसद जो है वो सिर्फ मदुरो को निकालना था और कैप्चर करना था। इंटरनेशनल लेवल पर इसका असर बहुत गहरा है। वेनेजुएला के दो बड़े अलायंस रशिया और चाइना ने इस एक्शन की कड़ी निंदा की है। रशिया ने इसे सोवरेनिटी का उल्लंघन कहा है और मदुरो को पूरा सपोर्ट दिखाया है। वहीं अगर चाइना की बात करें तो चाइना, जिसने वेनेजुएला को $60 बिलियन से ज्यादा का लोन दिया है, वो भी अपनी इन्वेस्टमेंट को लेकर चिंतित है। ईरान में भी इस वजह से हलचल है क्योंकि वेनेजुएला ईरान का सबसे बड़ा स्ट्रेटेजिक पार्टनर था साउथ अमेरिका में। अमेरिका ने इस ऑपरेशन से इन सभी देशों को एक साफ मैसेज दिया है कि उनके स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस में अब किसी भी नॉन अमेरिकन ताकत की कोई जगह नहीं है। काफी सालों से अमेरिका मारिया कोरिना और एडमुंडो गोंजालेस जैसे ऑपोजिशन लीडर्स का साथ दे रहा है, लेकिन कैप्चर्स के बाद ट्रंप ने थोड़ा यू टर्न लिया है। उन्होंने कहा है कि मारिया कोरिना के पास जरूरी रिस्पेक्ट और सपोर्ट नहीं है देश चलाने के लिए। इसका मतलब ये है कि यूएस फिलहाल किसी डेमोक्रेटिक इलेक्शन का इंतजार नहीं करना चाहता, बल्कि वो डायरेक्टली रन करना चाहता है जब तक ट्रांजिशन पीरियड जो है वो खत्म ना हो जाए। ये ऑपोजिशन के लिए एक बड़ा शॉक है क्योंकि उन्हें लगता था कि मदुरो के जाते ही उन्हें कुर्सी मिलेगी, लेकिन अब कंट्रोल वॉशिंगटन के हाथ में जाता हुआ दिख रहा है। अब एक बड़ा सवाल यहाँ पर यह आता है कि क्या ये ऑपरेशन लीगल है। इंटरनेशनल लॉ के एक्सपर्ट्स और यूएन सेक्रेटरी जनरल ने इसे खतरनाक प्रेसेडेंट बताया है, यानी कि मिसाल बताया है। उनका कहना है कि अगर हर ताकतवर देश अपने दुश्मन लीडर को ऐसे उठाने लगे तो इंटरनेशनल लॉ का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। ह्यूमन राइट्स ग्रुप्स ने यह भी पॉइंट आउट किया है कि यूएस नेवी ने पिछले कुछ महीनों में ड्रग बोट्स पर जो स्ट्राइक्स की हैं, उनमें 110 से ज्यादा लोग मारे गए हैं, जो वॉर क्राइम्स की कैटेगरी में आ सकता है। एक तरफ जस्टिस की बात है और दूसरी तरफ वहीं पर सोवरेनिटी यानी कि देश की आजादी की। ये डिबेट शायद आने वाले सालों तक चलती रहेगी। मदुरो फिलहाल न्यूयॉर्क की जेल में है, लेकिन सवाल है कि वेनेजुएला का क्या होगा। वहां के डिफेंस मिनिस्टर व्लादिमीर पद्रिनो ने यूनाइटेड फ्रंट ऑफ रेजिस्टेंस बनाने की बात की है। एक्सपर्ट्स का डर है कि अगर मिलिट्री के फ्रैक्शंस आपस में लड़ने लगे तो वहां सिविल वॉर छिड़ सकती है। अमेरिका ने वहां पॉटरी बार्न प्रिंसिपल फॉलो किया है, यू ब्रेक इट यू ओन इट, यानी अब वेनेजुएला को फिर से खड़ा करने की पूरी जिम्मेदारी अमेरिका पर है। अगर ट्रांजिशन सही से नहीं हुआ तो वहां अफरा तफरी मच जाएगी और पड़ोसी देशों में रेफ्यूजीज का नया सैलाब आ सकता है। तो दोस्तों, ये था पूरा ब्रेकडाउन। मदुरो का कैप्चर सिर्फ एक अरेस्ट नहीं है, बल्कि अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी में एक बड़ा शिफ्ट है। इसमें ड्रग्स, ऑयल, पावर और इतिहास सब कुछ जुड़ा हुआ है। 2026 की शुरुआत ने यह साफ कर दिया है कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन वेस्टर्न हेमिस्फीयर पर अपना कंट्रोल वापस पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। क्या आपको लगता है कि अमेरिका का ये एक्शन सही है या फिर ये किसी देश की आजादी का अपमान है? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसी ही डीप एनालिसिस के लिए हमारे चैनल जागरण जोश को जरूर सब्सक्राइब करें और अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर भी करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।